हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप स्वस्थ होंगे, यानी कि हेल्थ इज वेल्थ रहेंगे। बहुत अच्छा सपोर्टिंग मिल रहा है, आपका लाइक और प्यार बहुत ज़्यादा ही मिल रहा है और आशा कर रहे हैं इसी प्रकार से आपके लाइक्स और सब्सक्राइबर मिलते रहें। तो बच्चों, जैसा कि केमिस्ट्री में आपने पिछले टर्म पर हमने आपको गैल्वेनिक शेल की स्टडी कराई थी। आशा है आपने गैल्वेनिक शेल को तैयार कर लिया होगा। गैल्वेनिक शेल हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाली शेल होती है। इसमें होता क्या है कि वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, उसे हम गैल्वेनिक शेल कहते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि उसको गैल्वेनिक शेल ही हम क्यों कहते थे, क्योंकि गैल्वेनी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने उस पर कुछ वर्क किया था और कुछ वर्क तो हमारे वोल्टा जी ने भी किया था। इसके अकॉर्डिंग हमने उस सेल का नाम गैल्वेनिक सेल एंड वोल्टी सेल के नाम से भी हम उसे जानते हैं और उसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के नाम से भी जानते हैं। तो आज बच्चों हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और हमारा जो आज का टॉपिक है वो आप देख रहे हैं कि हमारा जो मेन टॉपिक है विद्युत अपघटनी शेल, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। आखिर गैल्वेनिक शेल यदि हमने स्टडी कर ली है तो हम विद्युत अपघटनी सेल को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि विद्युत अपघटनी शेल गैल्वेनिक शेल के अपोजिट वर्क करती है। जैसा कि आपने देखा था, अध्ययन किया था कि गैल्वेनिक शेल थी वो हमारी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही थी, यानी हम उसमें रासायनिक ऊर्जा को भर रहे थे और विद्युत ऊर्जा को प्राप्त कर रहे थे। जबकि विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है, आइए बच्चों हम आपको दिखाते हैं। तो आप देखते हैं कि वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, इसमें यानी आप देख सकते हैं कि विद्युत अपघटनी सेल जो होता है वो हमारा किस प्रकार से वर्क करता है। उसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को तो पास कराते और उसके थ्रू हमारा केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो आप क्या सीख रहे हैं हम लोग, वह युक्ति जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, उस युक्ति को हम लोग विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, आपको देखो यहाँ यदि आप समझना चाहते हैं तो शॉर्ट में ही समझ सकते हैं। E4 होता है इलेक्ट्रिकल, E4 होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड C4 होता है केमिकल और E4 होता है एनर्जी। यानी वह युक्ति जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, उस युक्ति को हम लोग विद्युत अपघटनी सेल या आपकी तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की जब संरचना हम लोग पढ़ते हैं तो आप देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो हमारी एक कुचालक पदार्थ की बनी होती है और उसमें जो भी विद्युत अपघट्ट भरा रहता है वो हमारा जो विद्युत अपघट्ट है वो देख रहे हैं आप लोग गलित अवस्था में भरा रहता है। कैसा भरा रहता है, गलित, या फिर वो सॉल्यूशन फॉर्म में होता है। और इसी सेल में आप देखते हैं कि दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। जैसा कि आप देखें डायग्राम में दिख रहा है, एक इलेक्ट्रोड ये लगा है जिसे हम लोग कैथोड कह रहे हैं, दूसरा इलेक्ट्रोड ये लगा है
जिसे हमने एनोड कहा है। आप देख रहे हैं इसमें जो एनोड है वो पॉजिटिव है और जो कैथोड इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव है, जबकि गैल्वेनिक सेल में इसके अपोजिट इलेक्ट्रोड हुआ करते हैं। जो एनोड इलेक्ट्रोड होता है उसमें वो हमारा नेगेटिव चार्ज वाला होता है और जो कैथोड इलेक्ट्रोड होता है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। एक्चुअल में रिएक्शन भी तो अपोजिट है, जबकि हमने आपको बताया है कि एनोड और कैथोड को हमको चिन्ह से नहीं पहचानना। केमिस्ट्री में हमने ये बताया है आपको कि वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीडेशन होता है उसे हम एनोड कहते हैं। और ऑक्सीडेशन क्या होता है? किसी अभिक्रिया में से इलेक्ट्रॉनों का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। जबकि जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है, अपचयन होता है, उस इलेक्ट्रोड को हम लोग कैथोड कहते हैं। जैसा कि आपको देखिए डायग्राम में दिख रहा है कि इस वाले इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और कैथोड वाले इलेक्ट्रॉन पर ये पहुंच रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि किसी अभिक्रिया में से इलेक्ट्रॉन निकलने की क्रिया को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं और जिस इलेक्ट्रोड पर ये ऑक्सीडेशन होता है उस इलेक्ट्रोड को हम लोग एनोड कहते हैं। जबकि जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है, रिडक्शन, उसे हम लोग कैथोड कहते हैं। ये जो हमारी विद्युत अपघटनी शेल है इसमें हमने गलित विद्युत अपघट भर रखा है। सपोज दैट हम मान सकते हैं इसमें हमने NaCl फिल कर दिया है, NaCl। तो जैसे ही हम क्या करेंगे इस NaCl में यहाँ से हम विद्युत धारा फ्लो कराएंगे तो ये जो हमारा विद्युत अपघट्य है अपने अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी Na पे धनायन लग जाएगा और Cl पर ऋणायन लग जाएगा। तो आयनिक सिद्धांत ये कहता है कि जैसे ही हम विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब उस विद्युत अपघट्य के धनायन और ऋणायन क्रमशः, जो धनायन होगा वो हमारी माइनस प्लेट अर्थात कैथोड की ओर जाता है और जो हमारा ऋणायन होगा वो पॉजिटिव प्लेट अर्थात एनोड की ओर जाते हैं। और ये जो अपोजिट प्लेट की ओर माइग्रेट होने के बाद अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के या दे करके न्यूट्रल हो जाते हैं, विद्युत उदासीन हो जाते हैं। तो क्या होता है, जैसे ही अपन ने विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित की तो इस NaCl की क्या स्थिति बनेगी। आप देखें तो ये जो हमारा NaCl है ये सीधा देखो इस प्रकार से आयोनाइड हो जाएगा। Na पे प्लस लग जाएगा और Cl पर माइनस लगता है। अब ये Na है ना एक्चुअल में धनायन है, धनायन है तो कहाँ पर जाएगा? जो धनायन है वो हमारा ऋण प्लेट की ओर जाएगा, इधर की ओर प्रस्थान करेगा। और जो Cl है वो ऋणायन है वो हमारा सीधा धन प्लेट की ओर प्रस्थान करेगी। तो आप देख रहे हैं बच्चों डायग्राम में बीच में हमने यहाँ पर पॉजिटिव 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 एंड नेगेटिव 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 आयंस को रिप्रेजेंट कर रखा है। इन आयनों का अब हम माइग्रेशन करा देंगे, मूवमेंट करा देंगे कि हमें किस आयन को किधर की ओर जाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव आयन है तो ये पॉजिटिव आयन हमारा ऋण प्लेट की ओर जाता है और जो नेगेटिव आयन है वो हमारा पॉजिटिव प्लेट की ओर जाता है। तो आप देखेंगे
कि जो पॉजिटिव आयन है ये क्रम से इधर की ओर जाएंगे कैथोड की ओर, तो इनको हम लोग ऐसे बाई एरो की रिप्रेजेंट कर देंगे। और जो इसमें जो एनायन है वो हमारी पॉजिटिव प्लेट अर्थात एनोड की ओर आएंगे, तो इसको हम इसको ऐसे इंडिकेट कर देंगे। अब नीचे फिर दिया है पॉजिटिव वाला चार्ज, तो पॉजिटिव हमारा जाएगा नेगेटिव की ओर, ये नेगेटिव की ओर जा रहा है। अब बचा नीचे वाला नेगेटिव वाला सिस्टम, ये सिस्टम हमारा पॉजिटिव की ओर आएगा। इस प्रकार से आप सीख रहे हैं कि जब हम इलेक्ट्रोलाइट्स में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सबसे पहले तो वो आयोनाइज हो जाता है, जैसे कि आपको दिख रहा है NaCl का जब हमने ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई है तो ये इसमें से Na और Cl में आयोनाइज हो गए हैं। इसको आप थोड़ा नोट करें जिससे कि, तो बच्चों नोट करने के बाद आप इस बात को बिल्कुल तरीके से सीख लें। यदि हमारे पास जो केमिस्ट्री का मटेरियल यदि सिस्टमेटिक तरीके से हमारे फेयर में है तो उसे हम इमरजेंसी टाइम पर आसानी से देख सकते हैं और सिस्टमेटिक रूप से इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो इसीलिए आपसे कहना है हमारा कि जो हमारा आप मटेरियल प्राप्त कर रहे हैं उसको बाकायदा सिस्टमेटिक तरीके से रखें, फेयर बनाएं और उसे समय समय पर आप अध्ययन करते रहें, जिससे निकट भविष्य में जो हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, अभी कुछ ही समय बाद आपको क्वार्टरली एग्ज़ाम से गुजरना पड़ेगा और उसके जस्ट बाद आप हाफ ईयरली में एंट्री करेंगे। ये जो क्वार्टरली और हाफ ईयरली एग्ज़ाम होते हैं ना, अच्छा बच्चों ये बताइए आपको इसकी कुछ फीलिंग है कि ये क्यों कराए जाते हैं? हमारा जो बोर्ड है ये क्वार्टरली एग्ज़ाम और हाफ ईयरली एग्ज़ाम को क्यों कराते हैं? तो इसका हम आपको सीधा सीधा ये बताना चाहते हैं कि एक्चुअल में हमारा जो सिलेबस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। तो क्वार्टरली एग्ज़ाम में हमारी जो बोर्ड है वो ये देखना चाहता है कि हमारे बच्चों की कितनी यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं, कितनी यूनिट्स का हमारे शिक्षकों द्वारा अध्ययन करा दिया गया है और बच्चों ने कितनी यूनिट्स रेडी कर ली हैं। जिससे कि सिलेबस एक ऐसी चीज़ है जिसे हम डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। इसीलिए तो भाइयों हमको जुलाई टू फरवरी मार्च इतना समय मिलता है कि जिसमें हम पर डे क्रम से 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन रेडी करते रहेंगे क्रम से, और आपका जो सिलेबस है वो बाकायदा आगे बढ़ता रहे। तो बच्चों आप विशेष रूप से आपसे कहना है कि आप स्टडी ऐसे कीजिए कि सफलता हमारे कदम चूमेगी। हमको तो बाज बनना है, बाज। जब वो उड़ता है ना तो चाहे आंधी आ रही हो, चाहे तूफान आ रहा हो, लेकिन वो अपनी उड़ान को कभी कंट्रोलिंग में नहीं लेता है, लगातार ऊंचाइयां छूता रहता है। इसलिए सफलता प्राप्त कीजिए, उसके लिए हमको ऑनेस्टी ईमानदारी से स्टडी करना है, न कि हमको फिजूल की बातों से और अट्रैक्टिव होना है। तो बच्चों आप एक बार पुनः इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की ओर चलते हैं अपन लोग। तो आप देख रहे हैं कि जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी तो NaCl हमारा सोडियम पॉजिटिव आयन एंड क्लोरीन ऋणात्मक आयन में चेंज हो गया है। अब आप सोच सकते हैं कि जो हमारा जो सोडियम धनायन है वो कौन से इलेक्ट्रोड पे जाएगा। एक्चुअली हमने आपको बताया है कि जो सोडियम धनायन है ना वो हमारा कैथोड पे जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है और सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो सोडियम धनायन है सीधा कैथोड पे जा करके एक्चुअली में क्या कर रखा है, इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखा है। तो वहां पर जा करके ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और एक उदासीन परमाणु के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं कैथोड पर क्रिया।
कैथोड पर रिएक्शन। तो कैथोड पर रिएक्शन क्या होगी, जैसा कि आपने देखा है कि Na लिखा अपन ने प्लस लिखा है। अब इस Na प्लस का मतलब क्या हो गया था कि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखा था। अब वो न्यूट्रल में कैसे होगा कि वो अपना इलेक्ट्रॉन जो उसने डोनेट कर दिया है वो अपना वापस ले लेगा। तो यहाँ पर प्लस में लिख देंगे इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर एरो बना करके अपना Na बन गया। अब देखें यहाँ पर ये पॉजिटिव आयंस के फॉर्म में था और यहाँ पर ये हमारा न्यूट्रल एलिमेंट्स के फॉर्म में आ गया। इसी प्रकार हम अब क्लोरीन के लिए करेंगे। तो क्लोरीन हमारी कहाँ गई है, एनोड पर। तो यहाँ लिख देंगे अपन एनोड पर क्रिया। क्लोरीन एक्चुअल में देखें क्लोरीन पे माइनस चार्ज लगा है। माइनस चार्ज किसी एलिमेंट्स पर कब लगता है, जब कोई एलिमेंट्स अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उस एलिमेंट पर उतने ही माइनस चार्ज लग जाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रखा है, तो ये न्यूट्रल में कन्वर्ट कैसे होगा, जैसे ये एनोड पर पहुंचेगा तो अपने आप में से ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। तो ये क्या बच रहेगा, ओनली Cl बच रहेगा और प्लस में लिख देंगे अपन लोग इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ आप देखें कि क्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। इलेक्ट्रॉनों का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है और ऑक्सीकरण की जो रिएक्शन है वो हमारी एनोड पर होती है। तो आप समझ रहे हैं कि एनोड पर होने वाली रिएक्शन ऑक्सीकरण कहलाती है और जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे हम एनोड कहते हैं। जबकि कैथोड पर होने वाली कैथोड पर होने वाली जो रिएक्शन है वो हमारी अपचयन कहलाती है, रिडक्शन कहलाती है। आप देख रहे हैं कैथोड पर जब रिएक्शन कराई है अपन ने तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या ले लिया, ग्रहण कर लिया। ग्रहण करने को अपचयन बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप सीख रहे बच्चों विद्युत अपघटनी सेल में शुद्ध भाषा में जी कह सकते हैं कि वहाँ में विद्युत धारा भेजते हैं अपन और रासायनिक ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। तो आप यहाँ पर विद्युत अपघटनी सेल में जो हमने नीचे देख रहे हैं इसमें रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। एक इलेक्ट्रोड पर तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन हो रहा है। यानी जब किसी कंटेनर में ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो तब उस प्रकार की रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो बच्चों एक बार इस रिएक्शंस को भी आप अच्छे से नोट कर लें। तो बच्चों जैसे ही आपने हमारे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में स्टडी की और उसकी जो नीचे रिएक्शंस लिखी हैं वो रिएक्शंस आपने नोट कर ली। तो हम सारांश रूप में कहना चाहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने क्या सीखा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने ये सीखा कि ऐसी सेल जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पास कराते हैं। देखिए आप ये ई इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ से हम लोग पास कराते हैं और केमिकल एनर्जी को प्राप्त करते हैं। ऐसी सेल को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। तो आप ये देखते हैं क्या हम लोग इस विद्युत अपघटनी सेल का कहीं यूज करते हैं? बिल्कुल करते हैं, क्योंकि इस विद्युत अपघटनी सेल में यहाँ आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। लाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स होता है विद्युत अपघटन हो रहा है। और जैसे कि हमारे पास कोई ओर्स है, ओर्स सपोज दैट हमको NaCl ही है, NaCl में से यदि हमको सोडियम मेटल को सेपरेशन करना है तो हम क्या करेंगे कि जो हमको इलेक्ट्रोलाइटिक दिया है
उसको हम उस सेल में फिल कर देंगे, भर देंगे। जैसे ही हम क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो ये देखें NaCl में जो सोडियम सेपरेट हो गया, और फिर ये सेपरेट होने के बाद हमें कैथोड पर धीरे धीरे जमा होने लगता है। किस प्रकार से जमा होगा, यहाँ पर इस प्रकार से जमा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि NaCl में से हमारी जो मेटल थी सोडियम वो सेपरेट हो गई, अर्थात हम इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज मेटल की सेपरेशन में भी करते हैं। हाँ भाइयों, जब हम कोई बैटरी ले लेते हैं, आप बैटरी, जब बैटरी को हम लोग यूज करते हैं ना, यूज, तो आप ये देखते हैं कि उसमें क्या भरा था, केमिकल। उस केमिकल एनर्जी से क्या बन रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जब हमारी जो बैटरी है डिस्चार्ज जो करती है, डिस्चार्ज मतलब यूज में लेते हैं, तब तो वो गैल्वेनिक सेल की तरह कार्य करती है। और जब हमारी बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद जब उसको हम लोग चार्जिंग में लगाते हैं, तो चार्जिंग में हम किस में लगाते हैं, जैसे हमारे पास चार्जर होता है, तो वो चार्जर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेता है और केमिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, तभी तो हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है। आप देखते हैं हमारी बैटरी देखते हैं 10% चार्जिंग हो गया, 20% चार्जिंग हो गया। इसका मतलब ये होता है कि हमने उस बैटरी को, कौन सी को, जो डिस्चार्ज है, कैसी, डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज बैटरी तो एक तरह से डेड हो जाती है, काम ही नहीं करती है, तो उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे देते हैं और फिर वो हमारी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के फॉर्म भी आपने देख लिए कि जब बैटरी हमारे डिस्चार्ज से चार्ज होती है तब तो वो बैटरी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह कार्य करती है, और जब चार्ज से वो डिस्चार्ज होती है अर्थात हम उसका यूज करते हैं, तब वो बैटरी हमारे गैल्वेनिक सेल की तरह कार्य करती है। तो अब बच्चों, हमने आपको पिछले वीडियो में गैल्वेनिक सेल की स्टडी कराई थी, और आज की क्लासेस में हमने आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की स्टडी कराई है। आशा है आपको गैल्वेनिक सेल भी अच्छे समझ में आ गया है और हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी समझ में आ गया है। जब हमारे सिलेबस में दोनों सेलों को स्टडी किया गया है, तो बच्चों अब हम आपको ले चलते हैं डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो बच्चों, आपने हमारे द्वारा गैल्वेनिक सेल की स्टडी की एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की स्टडी कर चुके हैं, तो आप उसको थोड़ा तरीके से स्टडी करेंगे तो उसमें बहुत डिफरेंस भी पाएंगे। तो बच्चों, आज हम आपको गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के मध्य पाए जाने वाले डिफरेंस की भी स्टडी कराते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पर 2 कॉलम बना रखे हैं। इन कॉलम्स में आप ये देखेंगे हमको क्या क्या जानकारियाँ फिल करना हो। तो यदि आपने तरीके से गैल्वेनिक सेल का डायग्राम हमने जो बनाया है, उसमें आप देख रहे थे कि गैल्वेनिक सेल में हमारे पास 2 कंटेनर होते हैं। कितने कंटेनर होते हैं? 2। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप देख रहे हैं हमारे पास मात्र 1 ही कंटेनर होता है। यानी कि आप पहला डिफरेंस तो ये समझेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड एक ही बर्तन में रखे रहते हैं, जबकि गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि गैल्वेनिक सेल में दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं वो अलग अलग कंटेनर में रहते हैं। 2 डिफरेंट बर्तन में डिफरेंट इलेक्ट्रोड रखे जाते हैं। और तो और जो हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसमें ओनली एक ही इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है, जबकि हमारी जो गैल्वेनिक सेल होती है उसमें हम क्या करते हैं कि 2 बर्तन हैं, उन दोनों बर्तनों में डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं। जैसे आपने देखा था कि कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था उसमें हमने कॉपर की रोड लगाई थी,
और जो हमारे पास जिंक सल्फेट की रॉड थी, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन था या इलेक्ट्रोलाइट था, उसमें हमने क्या कर दिया था, जिंक की रॉड लगा दी। तो आइए बच्चों, हम आपको अब डिफरेंट की ओर ले चलते हैं। पहला डिफरेंट आप देखें तरीके से कि जो हमारी गैल्वेनिक शेल है वो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो केमिकल एनर्जी अर्थात सीई, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, उसे हम लोग गैल्वेनिक सेल कहते हैं। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होती है, वह सेल जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, उसे हम लोग विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। तो पहला अंतर आप क्या सीखे, पहला अंतर तो इनकी डेफिनेशन का ही है कि जो गैल्वेनिक शेल है वो हमारे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, जबकि विद्युत अपघटनी जो सेल है वो हमारी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। ये हमारा फर्स्ट डिफरेंट हो गया। दूसरा डिफरेंट अपन ये पढ़ेंगे कि जो गैल्वेनिक सेल है उसमें हमारे दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग विलयन में रखे जाते हैं। क्या सीख रहे अपन लोग, दोनों इलेक्ट्रोड जो है, इलेक्ट्रोड्स अलग 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 सॉल्यूशन में रखे जाते हैं, सॉल्यूशन में रखते हैं। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या करते हैं हम लोग, आप देख रहे हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं वो एक ही बर्तन में रखते हैं। हम लोग इसमें रखते हैं एक ही बर्तन में। तो दूसरा डिफरेंट आपने इलेक्ट्रोड के अकॉर्डिंग सीखा, इलेक्ट्रोड के अकॉर्डिंग सीखा। तीसरा अंतर अपन ये पढ़ेंगे कि इसमें गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि विद्युत धारा उत्पन्न होती है। क्या होता है, नंबर 3 में अपन देखेंगे कि यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि विद्युत धारा उत्पन्न होती है। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो पहला पॉइंट क्या सीखे कि वह सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, उसे हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वह सेल होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। दूसरा डिफरेंट ये सीखे कि इसमें जो हमारे इलेक्ट्रोड होते हैं वो अलग अलग पात्रों में रखे जाते हैं, और विद्युत अपघटनी सेल में जो हमारे दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में, एक ही विलयन में रखे जाते हैं। तीसरा डिफरेंट ये सीखे कि गैल्वेनिक सेल में विद्युत धारा उत्पन्न होती है अर्थात बनती है, जबकि विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। नेक्स्ट डिफरेंट देखें अपन नंबर 4 पर। नंबर 4 पर अपन ये देखना चाह रहे हैं कि जो गैल्वेनिक सेल होती है ना, उसमें एनोड ऋणात्मक होता है। क्या होता है, एनोड ऋणात्मक, एनोड ऋणात्मक होता है, और जो कैथोड होता है ना, कैथोड वो धनात्मक होता है। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, देख रहे हैं आप लोग, ये हमारा एनोड है। तो इसमें आप देखते हैं कि इसमें एनोड
धनात्मक तथा जो कैथोड है वो नेगेटिव होता है। ये चार आपने डिफरेंट पढ़ लिए हैं किसमें, हमारे जो इलेक्ट्रोलाइटिक शेल एंड गैल्वेनिक शेल में। अब आप एक डिफरेंट और सीख सकते हैं कि जो हमारी गैल्वेनिक शेल है उसमें क्रिया स्वतः होती है। गैल्वेनिक शेल में क्या होती है कि जो क्रिया है वो स्वतः होती है, जबकि आप देख रहे हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक शेल है उसमें क्रिया स्वतः नहीं होती है। तो बच्चों आपने आज की क्लासेस में डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक शेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक शेल का स्टडी की, जिसमें आपने बहुत अच्छे समझा और आप इसको नोट भी कर लें, क्योंकि नोट करने से हमारा सिलेबस स्टेबल हो जाता है, अधिक समय तक सुरक्षित रहता है और जब हमको ज़रूरत पड़ती है तब हम उसका यूज कर सकते हैं। तो बच्चों एक बार हम आपको गैल्वेनिक शेल और इलेक्ट्रोलाइटिक शेल में डिफरेंट दोबारा से बता रहे हैं, कृपया ध्यान से सुने और पूर्ण मनोयोग से स्टडी पर जोर लगाएं। क्या सीखे? गैल्वेनिक शेल वह शेल होती है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक शेल वह होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमारी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि गैल्वेनिक शेल में जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जैसे उसमें कॉपर की रॉड थी और एक जिंक की रॉड थी, तो वो दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग सॉल्यूशन में रखते हैं और अलग अलग कंटेनर में भी रहते हैं। इधर अपन देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक शेल है उसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही बर्तन में रखे रहते हैं। तीसरा डिफरेंस देखेंगे अपन लोग कि गैल्वेनिक शेल में इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक शेल में विद्युत धारा हम फ्लो कराते हैं, पास कराते हैं, यानी प्रवाहित की जाती है। हमने दोनों सेल की स्टडी की, एनोड की स्टडी की, कैथोड की स्टडी की, तो आपने देखा होगा बच्चों कि जो गैल्वेनिक शेल में हमारा जो एनोड था ना वो ऋणात्मक था और जो कैथोड था वो धनात्मक था। अर्थात क्या सीखे, गैल्वेनिक शेल में एनोड ऋणात्मक होता है और कैथोड हमारा धनात्मक होता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक शेल में अपन देख रहे हैं कि इसका जस्ट अपोजिट है, एनोड धनात्मक एंड हमारा जो कैथोड है वो नेगेटिव होता है। एक पॉइंट और सीख सकते हैं, ऑटो रिएक्शन। जैसा कि आप देख रहे हैं गैल्वेनिक शेल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई थी, उसमें क्या हुआ था कि जिंक प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे थे विद द हेल्प ऑफ वायर। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रवाह की डायरेक्शन थी वो एनोड टू कैथोड थी, जबकि उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही थी या जो प्रोड्यूस हो रही थी, इलेक्ट्रिसिटी की जो डायरेक्शन है ना वो हमारी गैल्वेनिक शेल में किधर से किधर थी, कैथोड टू एनोड रहती है। तो आप बच्चों आज की क्लासेस में हमने आपको इलेक्ट्रोलाइटिक शेल एंड गैल्वेनिक शेल में डिफरेंस की स्टडी कराई। आशा है आपको हमारी क्लासेस पूरी तरह से समझ में आई होगी। आप थोड़ा मन लगा के पढ़ते रहिए और एक्चुअल में क्या है कि आप लोगों का जो स्नेह है उसकी वजह से हमें काफ़ी खुशी अनुभव हो रही है और आप हमसे इसी प्रकार से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना तो बिल्कुल फेयर में लिख लीजिए आप, क्योंकि जब आप जिस प्रकार से हमको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे तो हमको बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बाय।